किया था, अगर किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर रेखा खींचो तो उसमें ये खासियत होगी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये दो जो त्रिभुज बन जाते हैं छोटे और बड़े, ये ऑटोमेटिकली समरूप हो जाते हैं क्योंकि कोण बराबर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही त्रिभुज, पहले इसकी बात खत्म करते हैं। देखें, ए मूल प्रमेय ये होती है ए जी बचे ए बी, ए ई बचे ए सी, ए बचे ई बचे बी। देखिए संगत भुजा, इस कोण के सामने ये भुजा, बड़े वाले की भुजा। इस प्रमेय को कहीं कहीं पे हम आवश्यकता अनुसार इस रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि आपने जब हमने सिद्ध किया था तो ये आया था, याद है आपको? कल पहले यही आया था जब हम सिद्ध कर रहे थे। अब ये जरूरी नहीं है, देखो एक ही त्रिभुज हो, दो भी हो सकते हैं सब। अरे बड़े आ देंगे हम अब जैसे ये दो त्रिभुज पी क्यू आर, वो कह रहा है समरूप है भैया, उसने आपसे कहा समरूप है। समरूप का मतलब उसने कहा ये कोण इसके बराबर है बेटा, ये कोण इसके बराबर है। वो जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, वो हो सकता है ऊपर वाला दे दे नीचे वाले के बराबर। हमें ध्यान रखना है संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कौन सी होती है? समान कोण के सामने। ठीक है, अब उन्होंने कहा इनमें एक एक हमने लंब डाल दिए, इसमें लंब डाल दिए। ठीक है, तो अनुपात हम कैसे ले सकते हैं? जैसे ये इसके वाली भुजा ए बी, उस वाले त्रिभुज में देखो इस कोण के बराबर कोण कौन सा है? ये वाला। इसके सामने भुजा कौन सी है? पी क्यू। अब जैसे ये वाली भुजा है ये सी, किस कोण के सामने की है? इसके। उस वाले त्रिभुज में देखो इसके सामने ही क्या है? पी आर। जैसे इस वाले कोण के सामने ही भुजा, इसमें कौन सी है? पी सी, और इसमें क्यू आर। इसमें लंब क्या है? ए जी, और इसमें लंब क्या है? अगर माध्यिका दी होती, जैसे ये माध्यिका होती, इतना इधर होता उतना ही इधर होता, तो माध्यिकाएं भी इसी तरह से समान अनुपातिक होती। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, वो कहने का मतलब ये है जो भी संगत होता है वो सब समान अनुपात में होगी। ये हमारी बात हुई कि हमने ये प्रमेय की थी। अब हम आते हैं कि इसके प्रश्न, आंशिक प्रश्न जो एक एक नंबर के आते हैं बहुत आसान होते हैं। अगर आप एक बार समझ लोगे आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको होगी। देखिएगा अब जहां पे बात बेटा सबसे रिक्वेस्ट है समझ में नहीं आए वहां तुरंत दोबारा कहिएगा, बोले सर ये बात हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, जबरदस्ती मतलब वो घर पे देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, या वो मत करना है, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब जैसे उसने एक चित्र दिया, उसने कहा दो समरूप त्रिभुज दिए हैं उसने आपको, ये भुजा इसके समान का है, मतलब समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इस बात का? ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, उसने कहा भाई ये आपको मैं 3 दे रहा हूं, उसने कहा ये मैं आपको 5 दे रहा हूं, उसने कहा ये 6 दे रहा हूं, ये बताओ कितना होगा? अनुपात कैसे लिखा जाएगा? इधर देखिए कौन सा दो त्रिभुज कौन से बन रहे हैं? बी डी और बी ए सी। इसीलिए मैंने बनाया है कि कहीं भुजाएं इधर उधर हो जाएं तो चक्कर में ना पड़ जाएं कि सीधा ही सीधा बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? बीजी। बीजी के बचे में बताओ क्या लिखोगे? डीए लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में सूत्र ले सकते हो, ये मैंने बताया था। अगर आधी आधी बी, बी के बचे में क्या लिख सकते हो? ई। पता बात समझ गए? ये देखो यही तो कौन है बराबर, इसके बराबर है, तो बीजी बचे बी ए, और ये जो है आपका ये कौन है? बी, और इसके बराबर ये। अब देखें बेटा बी डी कितना है? 3, डी ए कितना है? 5, बी कितना है? 6। इसी हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये 5 कहाँ जाएंगे? ऊपर, और 3 कहाँ आएंगे? नीचे। 3 दूनी 6, कितना आ गया?
2 पंजे 10। अब ये 10 आ गया, हो सकता है वो आपसे कहता भाई हमें BC निकालो, तो क्या लिखते हैं आप 16। अगर वो कहता हमें BA बताओ तो कितना था 8। उसने कहा बोले भाई ये तो बात सही है आपकी, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं अगर ये भुजा 7 होती D तो AC कितना होता। उसने कहा इसी सवाल में एक सवाल और निकल के आया कि बोले इतना तो आपने कर लिया, बोले आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर नॉलेज, मैं ये चाहता हूं कि अगर ये भुजा मैं आपको दे दूं तो आप ये भुजा निकाल पाओगे या नहीं। बच्चों ने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें छोटी और बड़ी दोनों की जानकारी है, क्योंकि इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BG बचे BA, BE बचे BC और बेटा D बचे AC। अब बोले बच्चे बोले देखो BG है आपका 3 और ये कितना है 8, ओ सॉरी 6, ये कितना है 5, ये कितना है 10। नहीं सर आपने BA 5 है, ये कितना है 8 है। 8 हो गया, हाँ सॉरी ये 8 है, ये 5, ये क्या लिखा है मैंने B 6 है और ये कितना है 16 और ये कितना है D 7। AC हमें पता ही नहीं, ठीक है। एक मैंने इसलिए लिख दिया है बच्चों बात समझिए कि हम उसके सारे प्रारूप समझे पहले क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो इन दोनों की संख्याएं दी है, कोई एक उठा लो, इन दोनों का मतलब एक ही है, 2 3 6 2 6 16, कोई एक इसके बराबर है। AC बराबर 7 गुणा 8 बटे 3 यानी 56 बटे 3। अगर ये भुजा पूछता तो हमारी ये आती 56 बटे 3। बात समझ है हमारी, पक्का। अब देखिए इसको मिटा दूं मैं, समझिए। देखिए बेटा अगला उत्तर आप देंगे, ठीक है। ये क्या देखिए, जब पूरी पूरी भुजाएं दी हैं तो या तो हम इतनी निकाल लें, ये 2.5 है, ये 7.5 है, इतनी कितनी बची 5। अब हम छोटे में सूत्र लगा दें, छोटी फॉर्म में और क्या लगा सकते हैं बताइए, AD बटे DB या BG कह दो DB कह दो, एक ही बात, AE बटे EC। AG कितना है 2.5 और ये कितना है 5, AE कितना है 3 और ये कितना है पता ही नहीं। मतलब बताइए 25 दूनी 50, कैंची गुना कीजिए, इसी की 1 से 2 दिया 6। बात समझ गए। अब यहीं पे ये कहता भैया ये भुजा 16 है, ये आप ज्ञात कीजिए, समझ रहे हो। तो एक छोटी भुजा दी AD, इसके बचे में क्या आएगी AB। बड़ी भुजाओं की बात हो रही है, अब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लग सकता। अब दूसरी हमने ली D, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, बचे 20। ऐसे तीनों होती है, 2 ही की आवश्यकता है तो 2 ही है। AG कितना है 2.5 और ये कितना है 7.5, DE कितना है पता नहीं और BC कितना है 16। 25 से कम 25 25 75, इसे 15 कर लो, फिर पॉइंटों में लिखना पड़ेगा। D बराबर 15 बटे 3 यानी 3 पंजे 15, ये कितनी हो गई 5। अब इस शब्द से आप सार समझे बात का, आपने बात का इसका जो हमने 2 सवाल अभी बताए, इसका सार क्या था, मतलब क्या था। नोटिस कीजिएगा बात को कि अगर आप देखेंगे 2.5 बटे 7.5, 3 बटे पूरा कितना आया था 6 और 3 कितना हो गया था 9 और D कितना आया था 5 बटे 15। देखिएगा अनुपात समान होगा 1:3, तीनों में है। तो यही थेल्स में है कि संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं।
और कोई मतलब नहीं है इस बात का, इतना ही मतलब है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, समझिएगा बात को। देखिए किसी ने आपसे कहा, हम बहुत देर, जैसे किसी ने ऑब्जेक्टिव में हमें सवाल दिया, हमसे कहा भाई इतना 2 है, इतना 4 है, इतना 3 है, इतना बताओ पूरा, ये पूछ रहा है आपसे। तो हमने देखा 2 बचे 4 1 अनुपात 2, यानी कि एक दुगना, दुगनी तो है, ये बड़े वाले की दुगनी है छोटे वाले की, तो ये 3 है तो बड़े वाले की कितनी होनी चाहिए, जरा सी देर में निकल आए। अगर ये 4 भी है तो अब दुगनी है तो नीचे वाली कितनी हो गई 8। अगर ये मान लीजिए ये 4 ना देके ये आपको 10 दी होगी तो 5 5 समझे। जब ऑब्जेक्टिव आए तो हमें एक नंबर में यूं ही सलाह मारते हैं, हमें देना हो कि उसे लिख के हम 5 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। मगर जो जड़ है अनुपात पे और किसी चीज पे नहीं है। इस पूरी थ्योरम की जो जड़ है संगत भुजाओं के अनुपात पर, बाकी कोई चीज ही नहीं है इस थ्योरम में कि सूत्र फार्मूला, कोई चीज नहीं है। मेन चीज क्या है कि हमें ये देखना है कि भाई संगत भुजाएं कौन सी समान कोण के सामने की, उनका अनुपात क्या है। केवल हमें इसी पे गौर करना है, बाकी किसी पे गौर नहीं करना। ठीक है, अब हम अभ्यास स्टार्ट करें, पक्का? अब बोलो बेटा। ठीक है, इनमें इब्बच नहीं होता है, सोचना नहीं होता है इन आकृतियों में। सोचना कहाँ था आपको, त्रिभुज। ठीक है, कोण के सोचना पड़ेगा, कोण नहीं शंकु, क्योंकि शंकु पहले ट्रायंगल निर्माण करता है तब शंकु बनता है, तो उसमें सोचना होगा। इन आकृतियों में सोचना ही नहीं है, छल्ला है, बल है। समझो, जिनका रूप एक जैसा हो वो समरूप। ठीक है, अब त्रिभुज में हमने कहा था कोई 2 त्रिभुज जिनके 2 कोण अगर आपको बराबर दिख रहे हैं और वो कह रहा है समरूप है, तो निश्चित 2 तीनों कोण बराबर हैं, अन्यथा समरूप हो ही नहीं सकता। अब कोई आपसे कहते 2 त्रिभुज समरूप हैं, एक का एक कोण 60 है, दूसरे का दूसरा 40 है, अब दूसरे त्रिभुज का तीसरा कोण बताओ। अरे जो इसका तीसरा होगा वही उसका तीसरा होगा। 100 180 में से 80 बचा है तो 80 ही उसका होगा, सोचना ही नहीं है। समरूप में क्या हुआ, सारे कोण बराबर। ठीक है, अब हम बात पे आते हैं, इसकी थ्योरी पे आते हैं। क्या है थ्योरी? निम्नलिखित युगों में कोई 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां, कोई 2 आकृतियां बताइए जो हमेशा समरूप रहती हैं। अभी मैंने इतनी बताई है, वर्ग, वृत्त, बेलन, गोला, है कितनी बताई थी, घन, घनाव, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं होती हैं। आप इस बात को समझिएगा, देखो समरूप नहीं होती है तो खाली त्रिभुज कहने से काम नहीं चलेगा, है? खाली त्रिभुज में तो समबाहु त्रिभुज ही आ गए समरूप होंगे, वे त्रिभुज ही आ गए जिनके कोण बराबर है समरूप होंगे। त्रिभुज कह रहे हो तो आप क्या कहोगे भाई, जैसे एक समबाहु है और एक विसमबाहु, तो समरूप नहीं है। ठीक है, इसके अलावा शंकु यानी अलग अलग जो कोण बना रहे हैं वो शंकु समरूप नहीं है। और बहुत सारे आप उदाहरण दे सकते हैं अपने देखभाल के कि भाई ऐसे जो है आसपास देख के आप दे सकते हो कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। सबसे बड़ी आकृतियां तो हम ही लोग हैं, एक दूसरे के चेहरा से। शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, चलो वो तो आपको मैंने बता दिया है, सर्वांगसम मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था त्रिभुज के बारे में, ऐसे जिनकी भुजाएं समान है सर्वांगसम, बेवृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान है सर्वांगसम, बेघन जिनकी भुजाओं की लंबाइयां समान है सर्वांगसम, समझे? बेबेलन जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है सर्वांगसम। उसमें दूरी और जुड़ जाएगी, उसमें दूरी से कोई, लंबाई से, चौड़ाई से कोई मतलब समरूप में नहीं होता है। मैंने कहा चेहरा एक जैसा दिखना चाहिए, बस वो समरूप होता है। तो ये पहला खंड आपसे कह रहा है सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं समरूप या सर्वांगसम? समरूप। अगर वो कहता सभी समान त्रिज्या के वर्ग
तो आप क्या कहते हैं? सर्वांगसम। बात का मतलब समझिए। वो कह रहा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु। समबाहु के सबके कोण 60 अंश होंगे, ठीक है, समद्विबाहु के नहीं होंगे। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप? वेरी गुड। अब अगले खंड को सुनिएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। मैंने कहा था समबाहुभुज, यही बात है, उसका मतलब यही है, भुजाओं की संख्या समान हो, समबाहुभुज ही कहलाता है, ठीक है। मैंने जो वर्ड यूज किया था आपको। उनके संगत कोण होते हैं, कैसे होंगे? संगत कोण बराबर होंगे भाई, कोण बराबर होंगे तभी समरूप होंगे। और उसके बाद कह रहा है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समान अनुपातिक, समान अनुपाती, ठीक है। अनुपातिक या अनुपाती है की बात। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है? बताओ, इन दोनों को देख के लग रहा है आपको समरूप? नहीं है सर, एंगल समान नहीं है। सर्वांगसम हो सकते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं? सर्वांगसम हो सकते हैं लेकिन समरूप नहीं हो सकते, जिनका कोण ही शकल ही एक जैसी नहीं होगी। ओके, हाँ, ये अभ्यास आपकी हो गई। अब टाइम का ध्यान रखना है। गुरुजी काम ना बाकी भोजना हमें उंगली लगाने हैं बस, बाकी हमारा कोई ना झंडा गाड़े दे वहाँ पे हमारा कोई समझ लो आप। कॉलेज में क्या बताइए कि किसी कॉलेज में इतनी हिम्मत नहीं है जो गुरुजी के उस पर टांग अड़ा जाए। पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर हवा खराब हो जाती है। वो बेटा पढ़ रहा है एसके में, तो उससे मास्टर ने कुछ कही होगी, बोले सर जानते थे किसका बेटा है? हाँ सर तो हाँ सर वो कोई बात नहीं है सर, जो है वो मैंने मजाक में कह दी थी। उसके बाद बेटा बता रहा, बोले सर आज पापा 8-10 दिन हो गए वो मुझसे हमारे बोलते ही नहीं। इस मामले में बहुत खुबार आदमी, गलत बात किसी की नहीं करता। बच्चे को अन्य मत सताइए, ना समझे। वो बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, अगर वो काबिल है तो मुझे उसको नंबर दे, अगर वो काबिल नहीं है तो मुझे उसको नंबर नहीं दे। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए मेरे पास जो बच्चा है मैं उसको 100 में 100 तक पहुंचाऊं, मेरा प्रयास हो। कायदे बात तो सब हो जाती है आज के जमाने में, बात सब हो जाते हैं। फेल वही होता है जिसे हिंदी लिखनी नहीं आती है, जैसे तुम्हारे सामने ये बैठे हुए हैं। अगर अगली साल मैं अगर सरकार मेरी बन गई सब पास हो। इधर देखे भैया, सवाल ने आपसे क्या कहा? सवाल ने कहा एक त्रिभुज था PQR और इसमें आधार QR के समांतर एक आपने भुजा खींच दी AC, जिसने PQ को A पर और QR को किस पे काटा? C पर। अब इसमें कुछ दूरियां दी गई होंगी, जरा पढ़िएगा। PQ कितनी है? 8। PQ कौन सी है? यहाँ से यहाँ, ठीक है। PR 10, यहाँ से यहाँ तक। देखो बच्चों, बोझ पे निगाह रखना, गणित में कुछ नहीं होता, हलवा होता है बस। इधर उधर की बातों में दिमाग मत दो, कुछ भी। PC कितनी है? 4। ये ज्ञात कीजिए। अरे वाह, तो हम कितना लें? PA के बचे में क्या लिखें बेटा? ध्यान से देखो, PC के बचे में क्या लिखें? हो गया काम? यही 4। PA आपको पता नहीं है? PQ कितनी है? 8। PC कितनी है? 4। और PR 10। 8 कहाँ जाएंगे? बचे में जाएंगे, बचे वाला आएंगे। 4 अच्छे 32, 3.2 मीटर। समझ में आ गई? पक्का? डन? अब देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं दिया, ठीक है? ये आपको दिया है, आपने जो सवाल अभी उतारना है। मैंने इसी सवाल में एक आपको कुचल्ला लगाया, ये 20 थे, ठीक है? आपको ये निकालना, ये उतारिएगा फिर ये कीजिएगा, ठीक है? ये कितना था?